नमस्कार, इंडियाज़ वर्ल्ड के सीज़न 2 में स्वागत है आपका। मैं और संजय जोशी वापस आ रहे हैं आज रायसीना डायलॉग के मंच से। रायसीना डायलॉग जो कि अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मुद्दों पर विचार के लिए और बातचीत के लिए सबसे प्रमुख मंच बनकर लगातार उभरा है। और इस साल यहाँ रायसीना डायलॉग में जो हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पर हमारा फोकस है वह है वर्ल्ड रीऑर्डर पे। वर्ल्ड रीऑर्डर, फ्लूइड पार्टनरशिप, अनसर्टन आउटकम। और संजय, स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड की सीज़न 2 में। आज रायसीना के मंच से जो इसका शीर्षक है, सबसे पहले मैं वो समझाना चाहूँगी दर्शकों को आपके ज़रिए कि इस वर्ल्ड रीऑर्डर की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो वैश्विक संरचना है वो बदल रही है, तो वो किस तरह बदल रही है और क्यों रायसीना डायलॉग में चुना गया है इस बदलते हुए वैश्विक संरचना की चर्चा करना। देखिए, इस शताब्दी के प्रारंभ में एक जो अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी एक नियम आधारित संरचना की घटना होने लगी थी, उसका गठन हुआ था, जो कि पश्चिमी देशों द्वारा प्रारंभ किया गया था और जिसका कुछ ही समय में परचम पूरे विश्व पर लहराने लगा था। एक तरह का नया, मैं कहूँगा कि रिलीजन बन गया था और सब लोग उसके गुणगान करने लगे थे। तो ये जो बना, जो एक धर्म बन गया नया, ग्लोबलाइजेशन वाला जी, इस पर जो प्रश्न उठे, इसकी जो क्वेश्चन उठे, वो अंततः अल-कायदा ने नहीं उठाए, वो ना इस्लामिक स्टेट ने उठाए। इसको जो सबसे बड़ा खतरा हुआ वो इन संस्थाओं से नहीं हुआ। इसको सबसे बड़ा खतरा महसूस होने लगा ऐसे ही कुछ देशों के अंदर से जो सबसे आगे थे इस नई व्यवस्था को लागू करने में। अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए। तो इन देशों की व्यवस्थाएं थोड़ी चरमराने लगी और इन्हीं देशों में प्रश्न पूछे जाने लगे कि ये जो नई आर्थिक व्यवस्था, एक वैश्वीकरण की आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है पूरी दुनिया में, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। और जब ये प्रश्न पूछे जाने शुरू हुए तो हमने देखा कि यूरोप में भी, अमेरिका में भी जी, एक तरह का नया राष्ट्रीयवाद और एक तरह की पॉपुलिज्म जो कि है कि जो नेता हैं वो भीड़ के आगे नहीं, भीड़ के पीछे चलते हैं। वो देश की नेता नहीं, भीड़ के नेता बन जाते हैं। तो इस प्रकार का एक दौर शुरू हुआ। तो ये कारण था जो हमने आज ये जिसकी आपने बात की जी, कि ये नया जो विश्व आगे आ रहा है, जिसकी संरचना हो रही है, जिसने इस पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठा दिए हैं, तो इसका रूप अब क्या होगा, उसकी चर्चा के लिए हमने ये रायसीना डायलॉग गठित किया इस बार जी। तो जिस वैश्विक संरचना में बदलाव की हम बात कर रहे हैं, इस दफ़ा रायसीना डायलॉग में फोकस जो काफ़ी केंद्र पे रहा है वो यूरोप भी है। तो यूरोप पर इतना फोकस क्यों? क्योंकि जब शुरुआत ही हुई रायसीना डायलॉग की तो इनॉग्रल सेशन एड्रेस जो था वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री आई यहाँ पे। तो उसके पिछले साल हमने देखा था कि इजराइल यहाँ पे वो मुख्य देश था। इस दफ़ा यूरोप पे फोकस इतना क्यों, और ये बदलते हुए जो वैश्विक संरचना है उसमें यूरोप की आप क्या जगह देखते हैं? क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि एक सेशन अभी था, द वेनिंग वेस्ट, जो पश्चिम की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रही है और कहा जाता है कि द वेस्ट हैज़ गॉन, यूरोप हैज़ गॉन टू स्लीप। लेकिन केंद्र में इस दफ़ा यूरोप भी काफ़ी रहा है। तो कहाँ यूरोप अपने को पा रहा है इस बदलते हुए वैश्विक संरचना में? रायसीना डायलॉग हमेशा ऐसी स्थितियों के बारे में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा उहापोह हो, परेशानी हो, तकलीफ़ें हों। और देखिए, दुनिया ऐसी बदली है कि जब पहले सारे लोग इकट्ठा होते थे तो पश्चिम एशिया की बात करते थे जी, मिडल ईस्ट की बात करते थे, साउथ चाइना सी की बात करते थे, क्योंकि ये ट्रबल स्पॉट्स थे दुनिया के। आज सारे ट्रबल स्पॉट तो यूरोप में दिखाई देने लगे हैं। तो इसलिए लाजमी है कि यूरोप केंद्र बिंदु बने इस पूरे रायसीना डायलॉग का। तो यूरोप का आज क्या रुख है? एक तरफ हम देखते हैं कि जो एक पश्चिमी कंसेंसस था, जो अटलांटिक देशों का कंसेंसस था जी, वो छिन्न भिन्न हो रहा है, छितर बितर हो रहा है। आज कई मायनों में अगर वो टूटा नहीं भी है तो हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका कई मुद्दों पर अलग अलग खड़े हैं, वो साथ नहीं खड़े हैं। तो ये जो पूरी नियम आधारित एक संरचना थी जी, विश्व व्यवस्था की, उस पर जो प्रश्न उठे हैं वो इसी खिंचाव की वजह से, क्योंकि आज चाहे इंटरनेट गवर्नेंस को ले लीजिए, चाहे शक्ति संतुलन को ले लीजिए,
यूरोप और अमेरिका के बीच एक मत नहीं है। पहले दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुआ करते थे, जो एक कहता था वो दूसरा कहता था, किसी की बात सुन लीजिए। आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये जो मतभेद जिसकी बात आप कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका के बीच में, अटलांटिक कंसेंसस टूटा और उनमें दूरी बढ़ी है, इस फासले की वजह क्या चीन भी है? चीन इसकी वजह भी है, एक तरह से कारण भी है, और चीन ही वो एक ध्रुव है जिसको लेकर के दोनों में मतभेद है। अमेरिका की एक बहुत डेफिनेट पॉलिसी है चीन की तरफ। ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया, और जैसे हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं कि ट्रेड वॉर का तो समाधान शायद हो जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा मूलभूत दोनों में मतभेद हैं जी, वो मूलभूत हैं दोनों के जो सामरिक आउटलुक है, जिस तरह से वो विश्व शक्ति संतुलन को देखते हैं जी, उसमें मूल रूप से मतभेद है। तो एक अमेरिका का जहाँ तक मानना है, आपने जनरल पेट्रेस को भी सुना, आज सवेरे एक तरह से कह रहे थे कि हो सकता है एक नया शीत युद्ध अब शुरू होने वाला है जो अमेरिका और चीन के बीच में हो, और अगर ये शीत युद्ध होता है तो ये शीत युद्ध ट्रेड वॉर से कहीं आगे है। ट्रेड वॉर खत्म भी हो जाएगा, ये शीत युद्ध समाप्त नहीं होगा जी। तो ऐसी स्थिति में यूरोप का क्या रुख रहेगा? यूरोप नहीं सहमत है इस बात से। यूरोप आज भी इसको शीत युद्ध के रूप में नहीं देखना चाहता, ना ही विश्व के अन्य देश इसको शीत युद्ध के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि दूसरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। पर क्या एक रिसर्जेंस ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी जिसको कहते हैं कि बड़े देशों की जो स्पर्धा होती है, अब मल्टीपोलैरिटी की चर्चा अक्सर करते रहे संजय, लेकिन अभी भी लगता है कि जो मूल चर्चा है वो अमेरिका और चाइना इनके इर्द गिर्द ही होती है कि जैसे भारत के लिए भी अब जनरल पेट्रेस जब बात कर रहे थे तो अब यूएस टेक या चाइना टेक, तो इसके बीच में भारत को भी क्या चुनना है? हालांकि एस जयशंकर ने बड़ी अच्छे से कहा कि भारत के हित को चुनेगा, तो ये भारत का स्टैंड रहा है, लेकिन ये दो रुख जो ये दो खेमे हैं वो प्रबल हैं अभी भी। कुछ लोग इन खेमों को अधिक महत्व देते हैं, कुछ लोग इन खेमों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। जो पूरा विवाद है वो इसी को लेकर के है। यूरोप मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया का इन दो खेमों में बंटना ज़रूरी है। यूरोप आज भी दोनों तरफ, अगर आप देखें तो चीन का जो रुख रहा है काफ़ी समय से, जो चाहे आप BRI की संरचना देख लें, चीन का अंततः रुख जो है वो यूरोप की तरफ ही है जी। यूरोप में उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं और काउंटर इन्वेस्टमेंट्स यूरोप ने भी किए हुए हैं। कई मायनों में जो सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन देश हैं वो काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर होते गए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए हो। तो चीन ने अपना जो पदचिन्ह है काफ़ी ज़ोर से यूरोप पे छोड़ा हुआ है। आज चीन ग्रीनलैंड में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, आर्कटिक की तरफ देख रहा है। तो चीन का रुख इस पूरे जो खेल चल रहा है जी, इसमें बड़ा स्पष्ट रहा है जी। और ऐसा ही लगता है कि 2019 में भी चीन और चीन की चर्चा होती ही रहेगी। इस वक्त इतना ही वक्त है हमारे पास संजय। कल हम वापस आएंगे रायसीना मंच से ही, रायसीना डायलॉग के मंच से, इंडियाज़ वर्ल्ड के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।